नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सबसे बड़े समाचार के साथ। और समाचार ये है कि जिस चीज की इतने दिनों से उम्मीद थी कि कोई आर्थिक प्रतिबंध ऐसे हों जो कि हम सभी बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे, स्विफ्ट तकनीक के बारे में अल्टीमेटली वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका समेत जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूरोपियन यूनियन, साथ में कनाडा, यूएस और बहुत से प्रमुख देश जो स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से रशियन बैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए साथियों, आपके सामने मैं यहां पर कुछ प्रमुख अखबारों की सुर्खियां दिखाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूएस अलाइज एग्री कटिंग रशियन आउट ऑफ ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। जो लोग नहीं जानते कि यह तकनीक क्या है, इसका आज के सेशन में हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, कनाडा, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपियन कमीशन, ये सभी रशिया की सेंट्रल बैंक्स के साथ में, जो रूबल के साथ में व्यापार करती हैं, उन सब के साथ में स्विफ्ट तकनीक को बैन करने के लिए, कि रशिया को उस तकनीक के उपयोग से बाहर निकाल दिया जाए, इसके लिए तैयार हो गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन की इस समय की जो कमिश्नर हैं, इनके द्वारा, उर्सुला वॉन लेदेन के द्वारा जो कमेंट दिया गया है, उसको आप यहां पर देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट वी कमिट टू एंश्योर दैट ए सर्टेन नंबर ऑफ रशियन बैंक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्विफ्ट। ये यहां पर बोल चुके हैं कि कुछ नंबर ऑफ स्विफ्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जो कि मायने रखती हैं, उन्हें हम स्विफ्ट तकनीक से हटा रहे हैं। और इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान यह होगा कि रूस इसकी वजह से विश्व स्तर पर इफेक्टिवली रशियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करने से अवरुद्ध हो जाएगा। क्या है ये चीज, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन पहले इनका वीडियो सुनते हैं। That these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Second, we will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia. This will freeze its transactions, and it made it impossible for the central bank to liquidate assets. And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets. यहां पर जो सीधा सीधा सा अर्थ निकल रहा है वो ये है कि रशियन बैंक्स के साथ में होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं था, अब थोड़ा सा हम इसे भी जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब तक सबसे ज्यादा इस मामले में जो रिस्ट्रेन कर रहा था, यानी बचने की प्रयास कर रहा था, वो जर्मनी था। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि जर्मनी के साथ में रशिया का एक व्यापारिक समझौता, जिसे आप नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि रशिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे कि जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रूस से गैस इंपोर्ट की जाती है, जो कि जर्मनी जैसे देश में, जो पूरे टाइम लगभग साल के आधे समय बर्फ से ढके देश जैसी स्थिति में रहते हैं, ऐसे देशों के अंदर गैस की वजह से घरों को गर्म करना और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अगर ये बैंक को प्रतिबंधित करता तो ऐसी स्थिति में जर्मनी का रूस की बैंक के साथ में आयात निर्यात पूरी तरह बाधित हो जाता। यानी कि ये केवल वन साइडेड होने वाला नहीं था, कि यानी कि मैं यदि ये कहूं कि रशियंस को ही इससे नुकसान होने वाला था, तो ऐसा नहीं था। जर्मनी के जो जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसलिए जर्मनी अब तक इसका विरोध करता आ रहा था, लेकिन फाइनली जर्मनी इस बात के लिए मान गया। तो चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। मैंने इसके लिए पहले भी एक वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो 2 वीक पहले का है, जिस समय पर इस बारे में कोई चर्चा होना शुरू हुई थी। उस समय भी मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर किया था कि रूस को स्विफ्ट से हटाने से होगा बड़ा नुकसान। तो अब मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि आफ्टर ऑल ये स्विफ्ट है क्या। साथियों, असल में जिस प्रकार से जब आप अपने मोबाइल से किसी और व्यक्ति को धन ट्रांसफर करते हैं, तो आप एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जैसा कोई की अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपको फंड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरी बैंक मुझसे कंफर्म करती है कि ये आप ही हैं, आपके ही मोबाइल से हो रहा है, तो मेरे मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। इसी प्रकार से दुनिया भर की जो बैंक हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तकनीक के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि दुनिया भर की बैंक, जिसके अंदर आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि 11
11,000 बैंक 200 देशों की आपस में कनेक्टेड हैं। 1973 से इसका प्रयास चल रहा है। एक प्रकार से यह समझिए कि बहुत सारी बैंकों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया गया, जिससे कि सभी बैंकों को कनेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए कि आप इंडिया की किसी बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। लेट्स से कि यदि यहां पर किसी भी प्रकार से मैं इंडिया की एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि लेट्स से इंडिया की एक बैंक है अपने पास में, और इंडिया की एक बैंक से हम किसी दूसरी बैंक को जो कि दूसरे देश में है वहां पर फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बैंक आपसे एक पासवर्ड जैसा पासकोड मांगने का प्रयास करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि दुनिया भर के सुरक्षित मैसेज और पेमेंट ऑर्डर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्विफ्ट जो है वो फंड ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि फंड ट्रांसफर की एक जानकारी देता है। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यानी कि आपस में बैंकें जिस माध्यम से जुड़ी हुई हैं वो तकनीक स्विफ्ट है। यानी एक बैंक ने दूसरे बैंक को अगर फंड ट्रांसफर किया तो उसके लिए कोड जनरेट किया जाता है और उस कोड के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम इंडिया की कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो भारत की कमर्शियल बैंक्स का माई बाप आरबीआई बन के बैठा हुआ है। लेकिन जब देश सॉवरेन होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी और देश की बैंक को अपना सुप्रीम अथॉरिटी मान लें। ऐसी स्थितियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लगभग 200 देशों की 11,000 बैंकों ने एक ऐसी तकनीक जिसका कि मुख्यालय बेल्जियम में है उसे अपना माई बाप बनाने का निर्णय लिया। एक तरह से यह समझिए कि वो बैंक माई बाप ना होकर के इन बीच के लोगों का मतलब कोऑर्डिनेटर समझाया गया, कोऑर्डिनेटर प्रकार से उसे बना दिया गया, मध्यस्थ प्रकार से बना दिया गया। एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक का उपयोग किया गया कि मान लीजिए अमेरिका की किसी बैंक से आप इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यह अश्योर करने के लिए कि आप फर्जी नहीं है तो कोई एक ऐसी इंटर बैंक अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है जो इस बात की गारंटी दे कि हां यह व्यक्ति सही है या यह ट्रांजैक्शन सेफ है। कुछ उसी प्रकार का कार्यक्रम स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से बेल्जियम स्थित जो जगह है वहां से किया जा रहा था। साथियों, स्विफ्ट बैंक में स्विफ्ट जो है उसमें हर बैंक को एक यूनिक कोड दिया जाता है। ये 8 से लेकर 11 कैरेक्टर्स का होता है और ऐसी स्थिति में ये जो कोड है ये जब आप दूसरी जगह शेयर करते हैं तो आपका ट्रांसफर कंप्लीट माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि भारत का यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है उसका स्विफ्ट कोड है यस BINBB, जिसमें कि 4 कैरेक्टर जो शुरुआत के लिखे हुए हैं ये बैंक को बताते हैं कि YES यस और बैंक। अगले 2 कैरेक्टर हैं वो देश के कोड को दिखाते हैं कि यस बैंक जो है वो इंडिया वाली है। इसके बाद में आखिर के जो 2 कैरेक्टर हैं ये दिखाते हैं कि वो कौन से देश से शहर से हो रहा है। तो ये जो आप BB लिखा हुआ शब्द देख रहे हैं इट स्टैंड्स फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि यस बैंक का एक स्विफ्ट कोड है। आखिर के जो 3 कैरेक्टर इसमें डाले जाते हैं, अब जैसे देख सकते हैं कि यहां 8 कैरेक्टर हो गए। अब जो 3 कैरेक्टर इसमें डाले जाते हैं वो किसी ब्रांच की पहचान के रूप में होते हैं। आप यूं समझिए कि ये ISBN को, ये जो अपन कई बार जो बैंक के अंदर आप जब फंड ट्रांसफर कराने जाते हैं तो एक IFSC कोड डालते हैं। कुछ उस प्रकार का ये कोड है जो दुनिया भर की बैंकों को दिया हुआ है। ये कोड जो है अब जब रूस के साथ में इस चीज को हटा दिया जाएगा तो होगा क्या कि रूस के बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों को करने हैं वो बाधित हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि रूस, अगर मान लीजिए आप इंडिया में रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेट्स से इंडियंस ने रशियंस के साथ में गैस परचेज करी। अब आप चाहेंगे ये कि आप यहीं से रूस के बैंक खाते में पैसे डलवा दें। आप पैसे डलवाने के लिए रशियन बैंक खाते में जैसे ही पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आप ट्रांसफर करते ही कंफर्म कहां से करवाएंगे कि भैया पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो एक तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम है जो 2 बैंकों के बीच में कंफर्म कराता है। यानी एक प्रकार से समझिए कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कंफर्म कराता है कि हां आप दोनों को संबंध जोड़ दिया गया है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क है। ऐसी स्थिति में जब आपको उस तकनीक से ही बाहर कर दिया गया है तो आपके पास माल आ गया लेकिन रशिया के पास पैसा नहीं पहुंचा। अब सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति के अंदर आपकी सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रूप से जो महत्वपूर्ण रखती है ना बात, वो क्या है कि आपके ट्रांजैक्शंस को अब कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में रशियन बैंक्स के साथ लेन देन प्रभावित हो जाएगी। अब सोचिए कि रशिया बहुत बड़ी मात्रा में डिफेंस डील करता है, गैस बेचता है, कोयले बेचता है, नेचुरल फ्यूल बेचता है। ये सब चीजें जितनी भी इधर से उधर जा रही हैं उनके पैसे वो वसूलेगा कैसे। ऐसी स्थिति में रशियंस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि अल्टीमेटली इसके ट्रांजैक्शंस प्रभावित हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक तरह से यह समझिए कि रशियंस के पास पैसा अब नहीं पहुंचेगा। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहां पर अब आपके दिमाग में ख्याल बनेगा कि इतना मूर्ख तो रूस नहीं था कि साहब उसको पता ही नहीं था, एकदम अलादीन का चिराग घिसा और निकल के स्विफ्ट बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं था। तो फिर कुछ तो था भाई। तो रशियंस क्या इसके लिए पहले से तैयार थे क्या? जी हां, रशियंस को पता था कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये पश्चिमी देश हमारे साथ कुछ ना कुछ तो ज्यादती करेंगे।
ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने लिए एक और ऑप्शन क्रिएट करके रखा था और वो उस पर 2014 से ही काम कर रहा था। अब आप पूछेंगे 2014 से क्यों? क्योंकि जब रशियंस ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था ना, तो क्रीमिया पर कब्जा करते समय यूएस ने इसको G8 से हटा दिया था और उसको G7 बनाकर रख लिया और रशिया को बाहर निकाल दिया। रशियन समझ गए थे कि बेटा तुम जो है ना इतना गरज रहे हो, इसका मतलब कभी बरसोगे भी। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना विकल्प उसी समय बनाना शुरू कर दिया था और अपने लिए एक अलग अल्टरनेट बनाना शुरू किया था जिसका नाम था SPFS। ये जो SPFS सिस्टम था, ये रशियंस के द्वारा अपने चाहने वाले देशों को आपस में ही एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना दिया गया था, जिसमें लगभग 400 बैंक जुड़े हुए हैं और 23 विदेशी बैंक इसमें जुड़े हैं। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि रशियंस के पास एक अल्टरनेट मीडियम ऑलरेडी अवेलेबल है। मान लीजिए कि कल को इंडिया भी रशिया के साथ व्यापार करना चाहता है, तो हो सकता है कि हम SPFS के माध्यम से व्यापार करें, हम स्विफ्ट का उपयोग ही ना करें। रशिया अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जिनके साथ व्यापार या लेन देन कर रहा है, उन्हें इस वाले सिस्टम पर जोड़ लेगा। यानी कि शुरुआती रूप में जो रशिया को नुकसान होगा वो यूरोप के साथ व्यापार करने पर होगा, लेकिन जो उसके मित्र राष्ट्र हैं या अलाय हैं, जो भारत जैसे देश हैं, उनके साथ व्यापार करने में उसे कहूं बहुत बड़ा नुकसान उठाना शायद ना पड़े। रूस अपने घरेलू पेमेंट का आज भी 20% SPFS के माध्यम से ही करता है, यानी कि ट्रायल एंड टेस्टेड माध्यम है ये, स्विफ्ट के विकल्प के रूप में इसने बनाया हुआ है। दूसरी बड़ी बात जो मैं लंबे समय से आपसे कहता आ रहा हूं कि रशिया ने ऑलरेडी क्रिप्टो का मार्केट इतना पैरेलली डेवलप कर दिया है, क्योंकि उस क्रिप्टो का कोई माई बाप नहीं है और कोई भी देश इतनी ताकत अब रखता नहीं है कि क्रिप्टो का उपयोग अपने देश में होना बैन कर दे। आप कर भी दोगे तो भी आप उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। दुनिया भर का देश अब जो है क्रिप्टो का उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में रशियंस बड़ी डील्स के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी इंटरनेशनल डील्स में हो सकता है वो क्रिप्टो को अपने यहां पर लीगलाइज कर दे। ठीक इसी प्रकार से चीन, जो कि इस समय अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी दुनिया की GDP है, जो इस समय इस युद्ध के माहौल में पूरी तरह से रशिया का समर्थन करके खड़ा है, उसने भी अपना एक इंटर बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर रखा है जिसका नाम CIPS है। ऐसी स्थिति में SPFS जो कि रशिया का है, CIPS जो कि चीन का है, ये सब लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में बैंकों को जोड़ते हुए ले जाएंगे और रशिया के ट्रांजैक्शंस को एज ए विकल्प निकालेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर आप ये मानिए कि यूरोप से तो इसका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। अब आप पूछेंगे क्या यूरोप के साथ इसका इतना बड़ा व्यापार होता है क्या? जी हां, रशियंस अपना बहुत बड़ा, यानी कि आप सोच के देखिए लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर का इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का हाल ही में समझौता किया था, जिससे कि रशिया को जबरदस्त फायदा होने वाला था। जर्मन्स के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिलने वाला था। हालांकि नुकसान दो तरफा है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप केवल माल खरीद करके ही राजा बन रहे हैं। भैया उनका भी नुकसान है जो सस्ती गैस खरीद रहे थे। यूरोप को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। गैस ऑलरेडी बहुत महंगी वहां हो चुकी है, घर के खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रभाव दो तरफा है। शुरुआत लेकिन रशिया की तरफ से की जा रही है, ठीक है ना। तो नीदरलैंड और जर्मनी जो है ना वो रूस के बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं, यानी कि ये यहां से बड़ी मात्रा में गैस मंगाते हैं। अभी हमको एक जानकारी प्राप्त हुई, हमारे एक मित्र ने चर्चा के दौरान बताया कि एक समय था जिस समय पर रशिया से गैस आयात होने के कारण नीदरलैंड में घर को गर्म करने के लिए जो गैस का उपयोग होता था वो 400 यूरो प्रति माह के हिसाब से हो जाता था। लेकिन जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ है या इसकी सरजमी मतलब गर्माहट शुरू हुई है, एक एक्सपेक्टेड रेशियो निकाला जा रहा है कि ये 400 अब 2400 यूरो तक पहुंच जाएगा। यानी कि घर गर्म करने के लिए जो गैस की आवश्यकता है वो बहुत महंगी हो जाएगी यदि रशिया से सस्ती गैस मिलना बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि प्रभाव वैश्विक होने वाला है, लेकिन शुरुआत में जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है वो रशिया के नुकसान से लगाया जा रहा है। अब इसके अलावा इस आज के पूरे अपडेट में दुनिया भर के अंदर जो प्लान चल रहा है या कि फिर क्या यूक्रेन के क्राइसिस में क्या अपडेट हुई नई चीजें, थोड़ी सी आप वो भी जान लीजिए। साथियों, हाल ही के अंदर एक न्यूज बहुत ट्रेंड कर रही है और वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि रशिया के अगेंस्ट जो है ना वो आप जो है प्रधानमंत्री से कहा कि आपने रशिया के केस में जो हमारे साथ में व्यवहार किया उसके लिए हम आपसे मदद चाहते हैं कि भाई यूएन के अंदर या तो आप हमारे पक्ष में बोलिए, हालांकि आप न्यूट्रल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है कि आप कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो प्रधानमंत्री से बात की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनकी मदद करने की, क्या वो केवल भारत के प्रधानमंत्री से की गई थी? ऐसा नहीं है।
कल से ही यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की दुनिया भर के नेताओं को मदद मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो आइए एक नजारा दिखाते हैं आपको, इन्होंने दुनिया भर के नेताओं से क्या क्या बातचीत करी। जैसे भारत के साथ बातचीत करी कि साहब देखिए हमारे साथ कुछ हो रहा है। ये वो वाली स्थिति है ना जी कि जब आप मुसीबत में फंसे होते हैं तो आपसे पूछता था कोई दोस्त, कहता है यार तुमने तो मुझसे मदद मांगी ही नहीं थी, अदरवाइज पता नहीं मैं तो क्या ही उदम मचा देता। तो वो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मार रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की और सबको कॉल करके देख रहा है कि भैया कर सकते हो क्या कुछ मदद। उस टाइप से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात करी। मोदी जी ने उनको ज्ञान दे दिया कि बेटा सुनो, बैठकर टेबल पर बात करो, समाधान डिप्लोमेटिक मिलता है, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि हमारे घर पहले से ही शीशे के बने हुए हैं। अगर हम आज तुम्हारे मामले में इंटरफेयर कर दिए तो कल तुम बिना मांगी सलाह हमारे द्विपक्षीय मामलों में देना शुरू कर दोगे, और ऑलरेडी हम किसी को जब अपने मामलों में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देते तो हम दूसरे के में कैसे करें। और यह बात सही भी है, अंग्रेजी में इसे ही टिट फॉर टैट कहा जाता है। आप देख सकते हैं इन्होंने बाकायदा कमेंट बॉक्स करके लिखा है कि हमने प्रधानमंत्री से बात करी और उन्हें बताया कि साहब देखिए इस तरह से लगभग 1 लाख रशिया के इन्वेडर्स इंडिया में एंट्री, ये यूक्रेन में एंट्री कर चुके हैं, तो कुछ बताइए, कुछ पॉलिटिकल सिक्योरिटी दीजिए, सपोर्ट दीजिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल में। तो भाई उनको ज्ञान यही दे दिया इंडिया ने कि बेटा सुनो, बैठकर बातचीत करो। याद होगा हाल ही में हमने आपको पूरी तरह से अपडेट देने के लिए अमेरिकी सेना का भी हमने रोल बताया कि कोई भी देश युद्ध के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया तो नुकसान खुद का भी होगा। अमेरिका जैसे समझदार देश जो कि पूरी तरह से व्यापारी हैं, उनको पता है कि अगर साथ दिया तो खुद के भी लोग मरेंगे, खुद का भी नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में रशिया का अधिकतम कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और उस कार्य के लिए अमेरिका लॉबिंग करने लग रहा है, और उसी लॉबिंग में इसने स्विफ्ट के अंदर से रशिया को बाहर निकाल करके वो कारनामा कर दिया है। ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ रशिया ने भी भारत का थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मिलकर के हमारे पक्ष में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना जो स्टैंड रखा, जिसमें वोटिंग से आप एब्सटेन कर गए। हम यही चाहते थे कि आप कोई पक्ष ना लें, क्योंकि वीटो तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि इंडिया का इन दिनों अमेरिका से जो करीबी चल रही थी उससे कयास ये लगाया जा रहा था कि संभव है कि इंडिया क्वाड के लालच में आकर के कि भैया अमेरिका हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है इन दिनों, हो सकता है अमेरिका के समर्थन में कुछ बयान वीर बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने अपने आप को समझदारी से दूर रखा, और बात सही भी है, हम ऐसा करना चाहते भी नहीं है क्योंकि हमारे खुद के मामले बहुत टाइट हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इमैनुअल मैक्रोन की बात करते हैं तो इमैनुअल मैक्रोन जो है, जो कि इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी लुकाशेंको से बात की है। हमें ना इसके ऊपर कोई शंका होती नहीं है लुकाशेंको के ऊपर, क्योंकि बेलारूस का ये जो राष्ट्राध्यक्ष है ये रशिया के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध में घेर के पड़ा हुआ है यूक्रेन को। ऐसी स्थिति में इमैनुअल मैक्रोन बेलारूस को समझाए कि भैया तुम कम से कम समझदारी दिखाओ यार, तुम इस तरह की हरकत मत करो। पर होना क्या था, इमैनुअल मैक्रोन समझा रहे हैं, लेकिन इसका असर व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा होगा तो बात समझ में आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, इन्होंने भी इमैनुअल मैक्रोन से बात करी और कहा कि देखिए ऐसा है कि युद्ध में हम उतरे हुए हैं, कम से कम कुछ वेपन और इक्विपमेंट ही दे दो। पहले तो हमको चढ़ा दिए थे चने के जहाड़ पर, और हमारा अब तो तुम लोगों ने हमारे खिलाफ साथ साथ मिलकर के उनका जहाज भी पकड़ लिया है, तो कुछ दे दो भाई। तो ऐसी स्थिति में इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने बोरिस जॉनसन से भी बातचीत करी। बोरिस जॉनसन से बात करके इन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ बात करके आपके ग्रेटफुल हैं कि आप अपनी पोजीशन को लेकर के एकदम क्लियर हैं और आगे मिलकर के आप ज्वाइंट स्टेप उठाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कुछ करो तो सही भाई। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी जो है उसने अपनी सालों साल चली आ रही एक परंपरा तोड़ दी है। देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय एक चीज देखी गई थी कि जर्मनी ने कसम खाई थी कि वो किसी भी कंफ्लिक्ट वाले जोन के अंदर कभी भी अपने हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन जर्मनी अपने प्रोटोकॉल्स तोड़ चुका है, और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जर्मनी ने पहली बार युद्धग्रस्त किसको, यूक्रेन को हथियार बेचने का निर्णय ले लिया है। 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंजर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ना, वो यूक्रेन को देने का निर्णय लिया। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, मैंने पहले भी आपको कह रखा है, ये सब की सब व्यापारी हैं, और व्यापारियां जो है ना वो हमेशा युद्ध चाहते हैं कि पहले तुम टूटो फिर हम मदद करने के लिए आएंगे। पहले तो इन्हें IMF से लोन पकड़ा और फिर कहो कि ले बेटा पैसा तो तुम्हारे पास आएगा, कर्ज से धन खरीद ले, सामान खरीद ले। जर्मनी जो अब तक जो छुप कर बैठा था, कभी आपने शायद ही सुना हो कि किसी भी ऐसे देश को, जैसे आप इंडिया का भी अगर इंपोर्ट सुनते हैं तो जर्मनी से वेपन के क्षेत्र में बहुत रेयर ही कभी चर्चा सुनते हैं उसकी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर अब तक गालियां खाने से बचा घूम रहा था अमेरिका फ्रांस की, यार कोई इनको ये ना कहता हुआ दिख जाए कि इनने हथियार बेच दिए। जर्मनी इसमें आगे निकल के आ गया कि तुम लोग तो इज्जत बचाओ, हमारी चर्चा कहीं है नहीं, लीजिए हम ही बेच लेते हैं। और इन्होंने जनाब 1000 एंटी टैंक वेपन अब डिलीवर कर रहा है, पैसे लेगा या नहीं ये गारंटी है नहीं। फिलहाल इसने कहा है कि हम एंटी टैंक वेपन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परेशान करने वाली इमेजेस इन दिनों आ
रही हैं, और वो क्या है कि साहब टैंक जो है वो यूक्रेन के अंदर कार कुचलते हुए निकल रहे हैं, मतलब ज्यादती कर रहे हैं भाई ये लोग। यानी रशियंस के जो टैंक हैं वो धड़ाधड़ यूक्रेन के अंदर कीव के पास घूम रहे हैं, कारों पर चढ़ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एंटी टैंक वेपन और 500 इंच डेंजर सरफेस टू एयर मिसाइल देने की बात की है। ऐसे ही व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो और आगे चलते हुए अजरबैजान से बात किए हैं। अजरबैजान जो कि पड़ोसी राष्ट्रों में से एक है, सामान्यतया इसका जो नजारा है ये थोड़ा सा ठीक माना जाता है, जिसकी राजधानी बाकू है। ये कहे कि इनसे भी हम लोगों ने बात की है और कहा है कि भाई सुनिए, आप लोगों के द्वारा जो हमारे लिए एम्बुलेंसेज वगैरह भेजी जा रही हैं, मतलब ये एकदम पूरी तरह से एक भी आदमी को नहीं छोड़ा है। अगर आप ये देखें कि हम यदि मानकर चलें कि साहब मोदी जी से ही बात की गई थी कि प्रभु बचाओ हमें, ऐसा नहीं है कि सब जगह त्राहिमाम लेके घूम रहा है। हमको ना थोड़ा सा पौराणिक कथाओं में इंद्र की सी हालत नजर आ जा रही है। जैसे होता था ना अपने ऊपर कि भाई इंद्र के ऊपर राक्षसों ने हमला किया, फिर इंद्र जो है वो धड़ाधड़ भाग करके कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी महेश जी के पास घूमता था। जेलेंस्की हमारी नजर में इंद्र तो नहीं है, क्योंकि ये डोपिंग वोपिंग भी करता है बढ़िया टाइप से, ऐसा रशियंस कहते हैं, लेकिन हालात एकदम हमको पौराणिक कथाओं जैसी दिख रही है। सबको फोन मिला रहा है कि बाद में ये मत कहना हमसे सहायता नहीं मांगी थी, तो ये सबको फोन मिला मिला के कह रहा है। अब आप पूछेंगे सर आपको इसकी हालत में तरस नहीं आ रहा है कि भाई साहब ट्विटर जो है ये आईफोन से चला रहा है? हमने कहा भाई देखिए तरस की बात नहीं है, मुद्दा यह है कि पहले इसको खुद से कैलकुलेट करना चाहिए था कि इसके साथ कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि नेतृत्व का दूरदर्शी होना बहुत अनिवार्य है। जेलेंस्की अगर खुद से यह नहीं कैलकुलेट कर पाए कि नाटो कभी उसका साथ देगा या नहीं, इसका मतलब यह है कि इनकी दूरदर्शिता में कमी है। और लीडर अगर अपने व्यक्तित्व को यह ना जांच पाए कि कितना दूर तक जाएगा, तो उस हिसाब से पंगे नहीं लेने चाहिए। पहले से ही मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। ये बातों में चढ़ गया भाई, इसको चने के झाड़ पर चढ़ाया गया और निपटा दिया गया है। इधर की तरफ देख सकते हैं आप, ये फिर मतलब जो मिल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए कॉल कर दिए हैं। बगल में साहब ये उठा करके एस्टोनिया वालों को कॉल कर दिया। एस्टोनिया अगर आपको याद हो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यदि आपको ये 3 देश मालूम हो तो आपको मैंने कल भी बताया था कि लिथुआनिया के अंदर तो इमरजेंसी लगी हुई है, क्योंकि यहां पर इमरजेंसी इसलिए लग गई है क्योंकि इसके जस्ट बगल में कैलिनग्राड है, रशिया वाला क्षेत्र। वहां पर पूरी प्रिपरेशन के साथ रशिया बैठा है और धमका चुका है कि बेटा अगर ज्यादा चिल्पाव मचाए तो हम बम गोला फेंकेंगे। इसी के बगल में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों की तीनों बाल्टिक देश हैं और नाटो के सहयोगी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी भी प्रकार से एस्टोनिया वाले लोग कुछ भी प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित ही रशिया को वो चीज अखरेगी, क्योंकि यहां से होकर बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी वाला रास्ता ही जो है ना वो मास्को तक जाता है। मास्को दैट इज ए सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स, वहीं से सारा ट्रेड होता है। अब उस स्थिति में जनाब एस्टोनिया के अंदर जो है ना वो इन दिनों यूक्रेन के समर्थन में गजब प्रदर्शन हो रहा है। आप इधर देखिए, फोटो देख के अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर बढ़िया मात्रा में लोग बाहर खड़े हो रखे हैं और पूरी तरह से प्रदर्शन करने लग रहे हैं। यहां देखिए यूक्रेन के समर्थन में पूरी तरह से नारेबाजी हो रही है। तो ये साहब जो है पूरी तरह से धन्यवाद बोल दिए कि थैंक यू सो मच सर, आपने पूरा माहौल बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने जस्टिन ट्रूडो, याद है ना, ये वही प्राणी जिसने कि ट्रक ड्राइवर से डर करके इमरजेंसी लगा दी थी, अब ये फोन पर बतिया रहा है और दुनिया को समझा रहा है, यानी कि इनको कह रहा है कि भाई मिलिट्री एग्रेशन जो हुआ है यूक्रेन के अंदर, हमने नाटो के मिशन के लिए बात करी है, हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। तुम ट्रक ड्राइवर से डर करके इमरजेंसी लगा दिए, दूसरे की हालत क्या समझोगे? बयानवीर बन के बैठे हुए हैं, सामने वाले को परेशान कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। यानी ट्रूडो के बाद में कल के सारे फोन मिलाए हैं, आपने ये अंदाजा देख सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा था फोन लेके स्क्रीनशॉट और नहीं डाले हैं, अदरवाइज इन्होंने ट्वीट सारे डाल दिए कि हमने किस किस से बात कर ली है, ताकि देश वालों को ये लगे कि हाँ बातचीत तो हमारा आदमी कर रहा है, ठीक है ना। ट्रूडो से बात हो गई इनकी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इन्होंने मतलब काफी सारे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने काफी सारे लोगों से, इनमें से इन्होंने टर्की से भी बात कर डाली। टर्की से इसलिए कि कहीं पता चले कि टर्की S-400 के लालच में रशिया का समर्थन दे दे, तो इन्होंने मतलब अर्दगन से भी बातचीत करी और कहा है कि टर्की के लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बैन जो आपने लगाया है वारशिप ब्लैक सी से होकर निकलने के लिए, आप सब जो है मतलब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ब्लैक सी में से होकर के वारशिप्स को ना आने दें, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि समर्थन जुटाया जा रहा है, समर्थन में कौन कब बह जाए ये देखना होगा। पल पल की खबरें बदलती जा रही हैं, अपडेट्स तमाम प्रकार के आ रहे हैं, जैसी भी स्थितियां बनती हैं आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए खार्किव रीजन में एक गैस पाइपलाइन के ऊपर इस प्रकार की एक ब्लास्ट की फुटेज सामने आ रही है, जिन्हें आप यहां पर